हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। आवाज आ रही है? मॉर्निंग सर। आवाज आ रही है सभी को? यस सर, बिल्कुल आ रही है। यस सर, यस सर। चलो, बोर्ड वोर्ड क्लियर है एकदम? कुछ दिक्कत तो नहीं? नो सर। सर ज्यादा ऊपर हो गया सर, ज्यादा आप ऊपर लिख रहे हाँ, वही चेक कर रहा हूँ कि कितना ऊपर है। ठीक है, ये दिख रहा है? हाँ, हो। यस सर। चलो चलो, चैप्टर चालू करना था आज हमें। ये एटॉमिक स्ट्रक्चर। कोई बच्चा न्यू है आज क्लास में? कोई भी नया बच्चा है? सर नहीं दिख रहा, कट रहा है यार। थोड़ा नीचे और लिखो, थोड़ा नीचे। कोई बात नहीं, कटने दो। वो सिर्फ हेडिंग डाला है मैंने, एटॉमिक स्ट्रक्चर। ठीक है, परमाणु संरचना। तो कोई नया बच्चा हमारी क्लास में? प्रशांत। हाँ, प्रशांत पाठक, आप नए हैं शायद, आज आपकी पहली क्लास है। प्रशांत, आवाज आ रही है मेरी? यस आज आपकी पहली क्लास है? यस सर। अरे एक तो बेझिझक होके बोला था, इसे 3-3 4-4 बार बुलवाया है। यहाँ पे आपने क्लास नहीं लिखना, हम यहाँ पे बिल्कुल आराम से पढ़ने वाले हैं। ठीक है, मजे में पढ़ने वाले हैं और बहुत बढ़िया पढ़ने वाले हैं। लेकिन उसके लिए आपका साथ चाहिए भी। जब मैं कुछ पूछूं तुरंत माइक ऑन करा और आंसर दे दिया। ठीक है, चलो आगे करते हैं। बच्चों का इंतजार 1-2 मिनट और देख लेते हैं। पीछे किसी को कुछ पूछना है मुझसे? पीछे से जो हमने पढ़ा है, किसी को कुछ पूछना है? चलो, अब जो भी है हमारे पास कुछ बारी वाले बच्चे भी हैं। ठीक है, अब वो मुझे बच्चे थोड़ा सा इस चैप्टर का सारांश समझाएंगे। अगर उन्होंने पिछले पढ़ा है कि चैप्टर में क्या होता है, क्या पढ़ना होता है, तो कौन बता रहा है? दीपक शर्मा जी बताएंगे आप? नहीं सर, मैंने नहीं पढ़ा सर। नहीं पढ़ा है? चलो कोई बात नहीं, इसमें शर्म वाली बात थोड़ी ना, पढ़ा है नहीं पढ़ा है उसमें क्या दिक्कत। ठीक है, तो लगभग बच्चे। मोहित, आप बताओगे क्या क्या पूछ रहे हैं सर आप? मतलब मैं पूछ रहा हूँ, ये जो चैप्टर का नाम है एटॉमिक स्ट्रक्चर, और क्या कहते हैं हिंदी में हम लोग इसे, आणविक, सॉरी, परमाणु संरचना। ठीक है, परमाणु संरचना के बारे में पढ़ने वाले हैं। इस चैप्टर में हम पढ़ते क्या है, क्या होता है, कुछ बताओगे? परमाणु की स्ट्रक्चर के बारे में, परमाणु के मतलब इसको कैसे वैज्ञानिकों ने मतलब इसका इसकी बनावट के बारे में मतलब। एक सेकंड दे दो, आप लोगों की आवाज बड़ी कम आ रही है। हाँ, चलो बच्चे, तो थोड़ा बहुत सही कहा आपने। इस चैप्टर में देखो हम क्या पढ़ने वाले हैं। इस चैप्टर में हम लोग पहले तो क्या क्या चीजें होती है परमाणु एटम में? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये सब सुना है आप लोगों ने ना? सर न्यूट्रॉन। यस सर, यस सर। पहले तो इनकी खोज होगी। ठीक है, पहले इनकी खोज होगी। अब खोज होने के बाद अब मैं आपको कह दूं कि ये एक डब्बा है, डब्बे के अंदर आइसक्रीम है, टॉफी है और कुछ बिस्कुट रखे हैं। तो आप उसे बताओगे भी तो कि कैसे रखे हुए हैं? डब्बा पहले है, डब्बे के अंदर आइसक्रीम पहले है, या बिस्कुट ऊपर है, या टॉफी नीचे है, क्या है? ठीक है, तो उसी को बताने के लिए इन्होंने थ्योरी दी, जिसे हम कहते हैं मॉडल। जैसे बोर का मॉडल, रदरफोर्ड का मॉडल, ये सब सुना होगा आप लोगों ने। छोटी क्लास में भी देने थे, थॉमसन का मॉडल, ये सब बता देते हैं छोटी क्लास में। क्या? ठीक है, ये सारे मॉडल आप लोगों ने सुने होंगे। फिर मॉडल पढ़ लेंगे। मॉडल पढ़ने के बाद, सारे मॉडल पढ़ने के बाद कुछ अलग से टॉपिक पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, जैसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है कि जब हम किसी मेटल पे फोटोन मारते हैं तो उसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकल के भागता है, वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फिर आता है ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ठीक है, ब्लैक बॉडी रेडिएशन क्या होता है कि कोई मैं सांवला सा क्यों दिख रहा हूँ, कोई गोरा क्यों दिख रहा है, मतलब कोई ऐसा कलर क्यों दिख रहा है, वो उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है,
तो सब पढ़ने वाले हम डिटेल में। अब खोज से पहले मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था एक चीज, चलो ये छोड़ दो, यहाँ पे हम काम आने वाला है। आप लोगों को पता है इसके बारे में, एटम दिख रहा है नहीं दिख रहा, लिखा हुआ दिख रहा है एटम नहीं दिख रहा, दिख रहा है सर यहाँ पर तो। ओके एक सेकंड दे दो, एक सेकंड दे दो कैमरे, एक सेकंड दे दो, सेटिंग बेकार है। चलो कोई दिक्कत नहीं है, तो होगी ठीक है। एटम क्या कहते हैं एटम्स को? परमाणु। परमाणु, ठीक है। फिर एटम, दो एटम तब मिलते हैं तो क्या बनाते हैं? मॉलिक्यूल। क्या कहते हैं मॉलिक्यूल को? अणु। अणु, अणु परमाणु, ठीक है। और एलिमेंट, तत्व, कंपाउंड्स, यौगिक। यौगिक, ठीक है, यौगिक। अक्सर बच्चे इनमें आपस में मिक्स कर देते हैं चीजें, ठीक है। सबसे पहले खास बात ये, सबसे पहले डेल्टन ने बोला, डेल्टन की थ्योरी आई थी हमारे पहले ऋषि मुनि युग के बाद, या ये फिलोसोफर वाले युग के बाद साइंटिफिक वाली जो सोच चालू हुई थी वो स्टार्ट होती है केमिस्ट्री में, कहां से? डेल्टन से, ठीक है। कई बार उन्हें हम फादर ऑफ केमिस्ट्री भी बोल देते हैं, ये बात सुना है आप लोगों ने, ठीक है। डेल्टन से स्टार्ट, ठीक है, डेल्टन से स्टार्ट होती है। डेल्टन ने बोला था कि कोई भी पदार्थ है उससे अगर आप छोटे छोटे टुकड़े करोगे तो एक आप ऐसी अवस्था में पहुंच जाओगे, उस अवस्था को आप और ज्यादा टुकड़े नहीं कर सकते, और उस अवस्था को डेल्टन ने नाम दिया था एटम, यानी कि परमाणु। एटम, परमाणु बोला था उन्होंने, ठीक है। यानी कि हम किसी को तोड़ तोड़ के एटम तक पहुंचते हैं, ठीक है। अगर आप लोगों ने पीरियोडिक टेबल देखी होगी, वहां पे एलिमेंट के बारे में सुना होगा, तत्व के बारे में, ठीक है। जैसे कॉपर हो गया, आयरन हो गया, सोडियम हो गया, ये सारे तत्व, ठीक है। उन तत्वों को, सब तत्वों का अपना अलग अलग खुद का एटम होता है। सोडियम का एटम आयरन के एटम से अलग होगा, कॉपर का एटम सोडियम के एटम से अलग होगा। क्यों अलग होगा? जस्ट एक सेकंड रुक जाओ, अभी पता चल जाएगा, ठीक है। चलो अब एटम आ गया, यानी कि ये पदार्थ की सबसे छोटी अवस्था है जो हमारी एटम होती है, ओके। और दो एटम आपस में मिलते हैं, दो एटम आपस में मिलते हैं तो मिला बनाते हैं मॉलिक्यूल, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? अणु। तो अगर मैं मॉलिक्यूल को तोड़ूंगा तो वो वापस किस में पहुंच जाएंगे? एटम में पहुंच जाएंगे, एटम में पहुंच जाएंगे, ओके। तो ये पहले बताओ डेल्टन की ये वाली बात सही नहीं थी क्या, एटम वाली? चलो जब तक उसने कहा वहां तक तो ठीक था, वहां तक तो सारी चीजें ठीक थी, लेकिन जैसे साइंटिफिक चीजें डिस्कवरी और चालू हुई, ठीक है, डिस्कवरी और चालू हुई, फिर फैराडे आ गए। फैराडे नाम सुना सब लोगों ने फैराडे का? यस सर, यस सर। हाँ सर, माइकल फैराडे। माइकल फैराडे, जिन्होंने बिजली से बहुत छेड़छाड़ करी थी, ठीक है, बिजली से बहुत छेड़छाड़ करी थी। उन्होंने क्या करा था? बिजली से बहुत सारी रिएक्शंस करी थी, बिजली से रिलेटेड। तब उन्होंने दर्शाया था, उन्होंने कहा था कि एक ऐसे आप बीकर लो, उसमें दो इलेक्ट्रॉन लो और इसमें करंट पास कर दो। ये करंट पास करोगे और यहाँ पे कुछ भी आप मैटर डालते हो पदार्थ, तो उसमें केमिकल रिएक्शन चालू हो जाती है, ठीक है, केमिकल रिएक्शन चालू हो जाती है। तो उनके इस एक्सपेरिमेंट के बाद से साइंटिफिक लोगों में मतलब उत्साह आ गई कि ये मतलब क्या है, ऐसे कैसे केमिकल रिएक्शन स्टार्ट हो सकती है। तो उन्हें लगा कि कुछ ना कुछ कण हैं जो बिजली के अंदर होते हैं या इधर उधर जाते हैं। तो इस चीज को मुझको फिर बढ़ावा मिला, ठीक है। फिर बढ़ावा मिलने के बाद क्या हुआ? फिर खोज चालू हो गई, और खोज होते होते फिर डिफरेंट
कणों की, पार्टिकल्स की खोज हुई, जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इन सब की खोज हुई। जब इनकी खोज हुई तो भाई साहब डाल्टन की थ्योरी वहीं समाप्त हो गई। डाल्टन की थ्योरी वहीं समाप्त हो गई क्योंकि डाल्टन ने कहा था एटम से नीचे नहीं जा सकते, ठीक है। लेकिन एटम से नीचे जाने पे तो हमें बहुत कुछ मिल गया, इलेक्ट्रॉन मिल गया, प्रोटॉन मिल गया, न्यूट्रॉन मिल गया। लेकिन एक बात हमें याद रखनी है, डाल्टन बिल्कुल भी आधा, ऐसे कहते हैं बिल्कुल कंप्लीट गलत नहीं था, आधा गलत था, ठीक है। क्यों? उसमें वो एक चीज आप नोट करोगे कि जो अगर कॉपर है, Cu कॉपर है, अगर कॉपर का जो एटम होगा वो कॉपर का ही होगा, आयरन का एटम नहीं कहलाएंगे हम उसे, और सोडियम का परमाणु नहीं कहलाएंगे, किसी का परमाणु नहीं कहलाएंगे, ठीक है। लेकिन जब एटम को हम तोड़ेंगे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में, तो मैं बोलूंगा क्या ये कॉपर का इलेक्ट्रॉन है, ये हमारा, अरे नहीं, ये दिलीप सर की बॉडी से निकला हुआ इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन। प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन फिर सभी के एक जैसे हो जाते हैं, फिर वहां पे आप अंतर नहीं बता सकते कि ये कॉपर का इलेक्ट्रॉन है या उसका इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन बनने, इन सब के मिलने के बाद जो एटम बनता है, परमाणु, वहां बता सकते हो अंतर की, अरे ये दिलीप सर की बॉडी से निकला हुआ एटम है, या ये ऑक्सीजन का एटम है, या हाइड्रोजन का एटम है, ठीक है। ऊपर जाते जाएंगे तो डिफरेंस बढ़ता जाएगा, जितने छोटे आते जाएंगे उतना आप अंतर नहीं बता पाओगे, ठीक है। तो चैप्टर खोज से पहले माना हम फिर देखेंगे, चैप्टर का स्टार्ट करेंगे खोज, ठीक है। खोज से पहले हम ये मान के चलते हैं कि क्या क्या पार्टिकल्स की खोज हो चुकी है, उसके बारे में थोड़ी सी चीजें लिख लेते हैं ताकि वो चीजें हमें थोड़ा सा आगे काम आए, वो हम छोटी क्लासेस में भी पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो चालू करें फिर, यस सर। ठीक है। सो चलो एक सेकंड दो, इसे मिटाएं हम लोग, फिर चालू करते हैं। हेडिंग क्या लेंगे? फंडामेंटल पार्टिकल्स, ठीक है। फंडामेंटल पार्टिकल्स मतलब पहले तो छोड़ देते हैं, यहां तक आ रहा था तो ये आ जाएगा, यहां तक आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ठीक है, सबसे पहले आप डालोगे कि पार्टिकल कौन सा, पार्टिकल कौन सा यानी कण, कण सर दिख नहीं रहा क्या, दिख रहा है या नहीं दिख रहा? सर दिख रहा है, दिख रहा है, चलो दिखाई तो दे रहा है, हाँ तो दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है, ठीक है। पार्टिकल, उसका आवेश, आवेश यानी कि चार्ज, आप हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखेंगे, ठीक है। पहले दिन से बोला है मैंने कि आप लोग इंग्लिश भी सीखेंगे, आगे चल के काम आएगा, ये नहीं किसी हिंदी, तो मैं जो भी चीज बोलता हूँ मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में बोल रहा हूँ ताकि आपको सीखने में आसानी हो, ठीक है। आवेश, आवेश का मतलब चार्ज, ठीक है। फिर चार्ज के बाद हम अलग कॉलम एक और लाइन खींचेंगे, फिर डालेंगे द्रव्यमान, द्रव्यमान को क्या कहते हैं हम लोग? मास, ठीक है। द्रव्यमान यानी कि मास। अच्छा, ये मैं बता, सब लोगों ने स्पेसिफिक चार्ज के बारे में सुना है? ठीक है, स्पेसिफिक चार्ज एक होता है, ये चार्ज को हम दिखाते हैं किससे? Q से। मास को दिखाते हैं M से, छोटा m से। और एक विशिष्ट प्रभार के बारे में सुना है सब लोगों ने? विशिष्ट प्रभार, विशिष्ट आवेश, तो सुना है ऐसा कुछ? चलो यस सर। हमें निकालना है Q बटे M का अनुपात, और इसे बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से समझना, जैसे हमारे सर इसे, हाँ बच्चे, इसे क्या कहते हैं, क्यू बटे एम को? विशिष्ट आवेश, स्पेसिफिक चार्ज, ठीक है। ओके, एक चीज था जैसे फिंगरप्रिंट होता है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का नाम सुना? सबका डीएनए मिलता नहीं, मतलब सबका अलग अलग होता है, ऐसे ही Q बटे M किसी का सेम नहीं होता, ये किसी भी कण को पहचानने में बहुत मदद करता है, ठीक है। फिर बात आई किसकी? खोज की,
आखिर खोज किसने करी है? डिस्कवरी किसने करी? डिस्कवरी करने के बाद कई बार ऐसे थे साइंटिस्ट, पहले क्या था, उतने अच्छे उपकरण नहीं, तो किसी बंदे ने उसके बारे में निकाल लिया, बिल्कुल एंड तक पहुंच गया है, लेकिन उसे पहचान नहीं पाया, तो उसे नाम नहीं दे पाया। तो आगे चल के किसी और बंदे ने सेम एक्सपेरिमेंट करा, उसने पहचान लिया, तो उसने नाम दे दिया। तो नामकरण वाला कॉलम हम अलग से डालेंगे, किसने नाम दिया। ठीक है, ये कॉलम समझ में आ गया कि हम क्या करने वाले हैं? ठीक है शर्मा जी, समझ में आ गया कॉलम के हम क्या करने वाले हैं? सबसे पहले कर्ण यस सर। सबसे पहले कर्ण का नाम डाल दो। क्या डाल दे? सबसे पहले वैसे खोज हुई थी, किसकी खोज हुई थी? इलेक्ट्रॉन की खोज हुई थी वैसे। हम खोज भी पढ़ेंगे कैसे हुई है। तो पहले आप डाल दो इलेक्ट्रॉन। क्या डालेंगे? इलेक्ट्रॉन। कैसे दिखाते हैं? ई से। ई के ऊपर ऐसे दिखा देते हैं, ई से। इलेक्ट्रॉन का चार्ज छोटी क्लास में सब बच्चे पढ़ सकते हैं, कितना चार्ज होता है? 1.6 into 10 की पावर 19 माइनस। नेगेटिव है, नेगेटिव का साइन बस दर्शाता है कि ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज का होता है, प्रोटॉन उसके अपोजिट चार्ज का होता है। ठीक है, बस चार्ज है 1.6 10 की पावर 19 कूलम। सी से होता है कूलम। एक और यूनिट है, कौन सी? ESU। क्या होता है उसका चार्ज? एक होता है 4.8 10 की पावर 10 ESU। सुना ये बात कभी? सुना है? नहीं सर। ESU लिख लो, ब्रैकेट में डाल के, यहाँ तो मेरे पास जगह नहीं है, आप लोग लिख लो। ESU को लिख लो ब्रैकेट में, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। क्या लिखेंगे? इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। ठीक है, बिल्कुल अच्छे से पढ़ना है। यहाँ पे एक चीज समझ में नहीं आया, तुरंत माइक ऑन करके सर समझा दो। अगर आप नहीं पूछ रहे हो तो ये आपकी गलती है, मैं आपके मन में नहीं बैठा हूँ। ठीक है, ESU। अब इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है? द्रव्यमान कौन बताएगा? 9.11 इंटू 10 की पावर -31 किलोग्राम। -31। यही है। ओके, आप लोगों ने सबसे छोटी क्लास में 9वीं 10वीं में पढ़ा होगा एक शब्द AMU। सुना है AMU के बारे में? यस सर। क्या होता है AMU? सर क्या होता है? कितना मास होता है AMU? इलेक्ट्रॉन का मास कभी AMU में बताते नहीं है आप लोगों को। ठीक है, बहुत कम होता है, 0.304 AMU। ठीक है, बहुत कम होता है, इसमें हम मास लेते नहीं है। इलेक्ट्रॉन को हम लोग बीटा नेगेटिव से भी दिखाते हैं। ठीक है, बीटा नेगेटिव से। अब आई बात Q/M, Q/M अनुपात की। Q/M क्या होता है? Q क्या है? Q क्या है? आवेश। और M क्या है? द्रव्यमान। इन दोनों को बटे में जब सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? 1.76 10 की पावर कितना आएगा? चलो सॉल्व करके दो, कितना आएगा? Q ऊपर है, ठीक है, 19 और ये 10 की पावर 11। अच्छा चलो इसकी यूनिट बता दो, छोड़ो कैलकुलेशन, यूनिट बता दो। यूनिट क्या होगी? कूलम प्रति किलोग्राम। यस बच्चे, बस यहाँ से देखनी थी, ये कूलम है, ये प्रति ग्राम है। ऐसी बातें करते हो आप लोग भी, कूलम प्रति किलोग्राम। ठीक है, खोज किसने करी थी? बताओ। जे थॉमसन ने। किसने करी थी? जे थॉमसन ने। जे थॉमसन ने। अच्छा ये पहले बताओ, जे थॉमसन आगे चलकर मैं आपको पढ़ाऊंगा, इसके बारे में पढ़ाऊंगा, तो डिस्कवरी एक पकड़ेंगे अभी हम लोग। तो वहां पे जे थॉमसन ने क्या करा था? खोज तो कर दी थी, वहां पे उन्होंने नाम दे दिया था नेगाट्रॉन। क्या नाम दिया था उन्होंने? नेगाट्रॉन। ठीक है, नेगाट्रॉन। जैसे ट्रांसफॉर्मर पिक्चर होती है ना, उसमें मेगाट्रॉन वर्ड बोलते हैं, तो यहाँ पे नेगा है, NE, मेगाट्रॉन। हाँ। तो बाद में साइंटिस्ट आए स्टूनी।
कौन? स्टूनी। उन्होंने इसका नाम इलेक्ट्रॉन रखा। उन्होंने क्या नाम रखा इसका? इलेक्ट्रॉन। चलो इसकी सारी बातें क्लियर है, इलेक्ट्रॉन की सारी बातें क्लियर है, कुछ समझ में ना आओ तो पूछ लो। दूसरी बात, प्रोटॉन किससे दिखाते हैं हम लोग? पी से। ठीक है, किससे दिखाते हैं हम लोग? पी से। प्रोटॉन बिल्कुल सेम है, चार्ज कितना होता है? अगर ये नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव का 1.6 10 की पावर 19 कूलम, और ईएसी में लिखना है तो 4.8 10 की पावर 10 ESU। ओके, द्रव्यमान कितना होता है प्रोटॉन का? कौन बताएगा? जल्दी से बता दो द्रव्यमान। 1.67 10 की पावर कितना? 10 की पावर माइनस माइनस 27 27 केजी। 27 केजी। इलेक्ट्रॉन से भारी होता है प्रोटॉन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन से भारी होता है प्रोटॉन। अगर आप एएमयू में लिखना चाहें तो एएमयू में कितना होता है? एएमयू में 1.00 कितना एएमयू? बताओ जल्दी से। 1.0074 कुछ करके आता है, 1.74 एएमयू लिखेंगे। ओके, Q बटे M, मैंने कहा था सबका Q बटे M अलग अलग आएगा, तो इसका Q बटे M इससे अलग आता है। तो कितना आता है Q बटे M? कितना आएगा बताओ जल्दी से। 9/5 10 की पावर 27 और ये 8 और उधर जाके 9। ठीक है, कूलम पर केजी। खोज किसने करी थी? फिर से बता रहा हूँ, खोज भी वही गोल्डस्टीन। गोल्डस्टीन वहां तक उन्होंने खोज क्या करी थी? उन्होंने ऐसा खोज किया था कि अरे कुछ पॉजिटिव चार्ज। क्या कोई आवाज कर रहा है? कुछ बोल रहे हो भाई? 10 की पावर 9। 10 की पावर 9 या 7? 10 की पावर 7 है। ठीक है, चलो सॉल्व कर लेना आप लोग। ठीक है, ओके। गोल्डस्टीन ने बस बता दिया था कि कुछ तो है पॉजिटिव चार्ज वाला, बस इतना बोल के छोड़ गया था। गोल्डस्टीन कुछ तो है बोल के, फिर आगे रदरफोर्ड ने बकायदा उसे समझाया और उसका नाम दिया, बट फिर भी खोज गोल्डस्टीन को कहते हैं। ठीक है, गोल्डस्टीन ने खोज करी थी और रदरफोर्ड ने नाम दिया था। रदरफोर्ड ने नाम दिया था, लेकिन सही मायनों में लोग आज भी मतलब बोलते हैं कि रदरफोर्ड की खोज है। गोल्डस्टीन को तो बस मतलब दे दिया, लेकिन ये भी सही बात है कि गोल्डस्टीन उस रदरफोर्ड से बहुत पहले एक्सपेरिमेंट करा था, तो उस टाइम तो इतने उपकरण अच्छे नहीं थे, मतलब खुद से लोग काम चलाते थे। ठीक है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और तीसरा है न्यूट्रॉन। तीसरा है न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन को आप N से दिखाते हैं और उसका चार्ज कैसा होता है? चार्ज कैसा होता है? उदासीन। उदासीन। उदासीन का मतलब होता है, इसमें लिखो पहले, न्यूट्रल। उदासीन का मतलब होता है न्यूट्रल। ठीक है, और द्रव्यमान कितना होता है उसका? कितना? इसी के शायद बराबर न्यूट्रॉन होता है लगभग, थोड़ा सा डिफरेंस होता है। 2 डिजिट के बाद इसमें कुछ और अंतर आ जाता है इसमें। ठीक है, 1.6749। दूसरे डिजिट के बाद थोड़ा सा चेंज आता है, लेकिन ज्यादा चेंज नहीं होता, इसी के बराबर ही मान के चलते हैं हम लोग। तब हम अपनी कैलकुलेशन करते हैं तो मास, प्रोटॉन के द्रव्यमास और न्यूट्रॉन के द्रव्यमास को हम बराबर मान के चलते हैं। ठीक है, Q बटे M। अब इसका मास भी लगभग सेम है प्रोटॉन के, तो इसका Q बटे M कितना आएगा? एप्रोक्स। ये जो साइन होता है ये होता है एप्रोक्स का, कि मतलब लगभग 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 इसी के बराबर आएगा। 9.58 10 की पावर 7 कूलम बटे केजी। ठीक है, सही लिखा है मैंने? क्यों बच्चों, सही लिखा है? जल्दी बताओ, सही लिखा है ये मैंने?
कौन गलत साबित कर रहा है इसे? अरे कोई तो बोल दो। सर इसके ऊपर कितना लिखा है? निखिल साहू सर जी इसके बताओ, आप बताओ सर मैंने सही लिखा है ये? सर हाँ, इसके ऊपर कितना लिखा है? 10 की पावर 7। नहीं सर, इसके ऊपर ऊपर इसके भी ऊपर। ये 10 की पावर 7। ये पूरा 9.5 है। 9.58। पहले उसे छोड़ो, ये बता दो मुझे। अरे इधर देखो, ये क्या है? Q बटे M का अनुपात है, तो इसका Q क्या है? 3 सर। Q क्या है? 0। तो 0 बटे 0। आई बात समझ में? यस आगे सर। निखिल, यस सर। आगे समझ में? अरे कुछ थोड़ा बहुत देख के करा करो, बस ये थोड़ी ना। आपको मैं बोल रहा हूँ कि Q बटे M निकाल रहा हूँ मैं, तब क्यों मैं आपको 0 दे रहा हूँ, तो Q बटे 0 तो आ जाएगा 0। ठीक है? यस सर। यस सर। खोज करने वाले और नाम देने वाले दोनों सेम है। कौन? चैडविक। कौन? चैडविक, जेम्स चैडविक नाम है उनका। चलो, ये 3 के नाम आप लोगों ने बिल्कुल सुने होंगे, 3 के नाम बहुत सुने होंगे। मैंने शायद इससे पिछली क्लास में बताया था कि हमारे पास कम से कम 10, 12, 13, 14 के करीबन ये छोटे छोटे पार्टिकल्स की खोज हो चुकी है। ठीक है? न्यूट्रॉन के अपोजिट होता है एंटी न्यूट्रॉन। एंटी न्यूट्रॉन चार्ज भी उसके ठीक अपोजिट होता है। ठीक है? और एंटी प्रोटॉन, एंटी इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रिनो, पोजिट्रॉन, मेसॉन, ये सारे इतने सारे पार्टिकल की। सर हाँ बच्चे। सर न्यूट्रॉन का सर एएमयू में सर द्रव्यमान कितना होता है? न्यूट्रॉन का एएमयू में तो ये है ना 1.00749। ओके। अच्छा, ये दशमलव नहीं दिख रहा होगा आपको। ठीक है? लगभग लगभग हम फिर यहाँ पे आप लिख सकते हो ब्रैकेट में, यहाँ पे एक नोट करके लिख सकते हो कि हम लोग मास ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन का द्रव्यमान बराबर मानते हैं मास ऑफ न्यूट्रॉन के। ठीक है? तो मैंने इतने सारे फंडामेंटल पार्टिकल आपको बताया, तो उसमें से आपको कुछ तो थोड़े बहुत देखो पढ़ने पड़ेंगे। तो सबसे पहले एक हेडिंग डालेंगे हम लोग। ठीक है? पोजिट्रॉन। क्या डालेंगे हम लोग? पोजिट्रॉन नंबर 4। पोजिट्रॉन। पोजिट्रॉन। अब आपको लिख रहा होगा पोजिट्रॉन है, पॉजिटिव चार्ज होगा। ठीक है? पॉजिटिव पोजिट्रॉन है तो पॉजिटिव चार्ज होगा, बिल्कुल सही बात है। इसे हम दिखाते हैं E+ से या फिर β+ से। अब जब मैंने जैसे ही E+ बोल दिया तो आप समझ जाओ E+ का मतलब है इलेक्ट्रॉन का चार्ज होगा लेकिन पॉजिटिव में। ठीक है? और द्रव्यमान किसके बराबर होगा? इलेक्ट्रॉन के बराबर। 9/1 10 की पावर -31 केजी। Q बटे M की वैल्यू क्या होगी? इलेक्ट्रॉन के बराबर 1/7 10 की पावर 11 कूलम बटे केजी। ओके? और खोज किसने करी थी? एंडरसन ने। चलो बोर्ड में जगह है, बिल्कुल है जगह। 5वां। ठीक है? 5वां हम जो लिखेंगे, क्या कोई बोल रहा है कुछ? सर ये मास वाला द्रव्यमान वाला है तो उसमें जो 9.11 वो 1 है ना? ये मास 9.11, यस 9.11 10 की पावर -31। ये अगर किसी को ना समझ में आया, मानता हूँ बोर्ड की वजह से बिंदु दिखता नहीं है, जरूर पूछना जैसे इस बच्चे ने पूछा, गलत नहीं लिखना। ठीक है? फिर एक और होता है मेसॉन। मेसॉन। ठीक है? मेसॉन 3 तरीके के होते हैं। कितने तरीके के होते हैं?
तीन तरीके के, इन्हें दिखाते हैं पाई पॉजिटिव, पाई नेगेटिव और पाई जी। दिख रहा है ना बोर्ड में जगह है, पाई की पावर 0, ये दिख रहा है, पॉजिटिव नेगेटिव और 0, पाई नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव और 0, पाई पॉजिटिव पाई नेगेटिव पाई 0। इसे कहते हैं हम लोग मेसोन। क्या कहते हैं? मेसोन। अब इसका जो चार्ज होता है पॉजिटिव वाले का, ठीक है, किसके बराबर होगा? इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव के बराबर। इसका जो चार्ज होगा किसके बराबर होगा? इलेक्ट्रॉन नेगेटिव के बराबर। मतलब चार्ज सेम होगा, बस नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और उसमें पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। जो 0 वाला चार्ज है वो 0 होगा, ठीक है। चार्ज की बात हो गई, द्रव्यमान की बात करते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन से बहुत भारी होता है। बहुत, कितने गुना भारी होता है? 270 गुना इलेक्ट्रॉन, 270 गुना इलेक्ट्रॉन, ठीक है, 270। इसका Q/m, अब आप खुद सोचो, Q/m में मास नीचे आता है, तब कोई चीज 270 गुना भारी है तो इसका Q/m कितना हो जाएगा? 1/270, 1/270 ऑफ इलेक्ट्रॉन का Q/m, ठीक है। खोज किसने करी थी? अच्छा, खोज में जगह नहीं बची तो खोज में यहाँ पे लिख लो आप, खोज करी थी पावेल ने और जो नाम दिया था वो दिया था यूकावा ने। चलो, इतने फंडामेंटल पार्टिकल आपके लिए काफी है। मन करे तो और पढ़ सकते हो विकिपीडिया से, कहीं भी किसी बुक से मैं नाम दे देता हूँ। नाम है एंटी प्रोटॉन, एंटी न्यूट्रॉन, एंटी इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रिनो। मैंने यहाँ पे न्यूट्रिनो नहीं पढ़ा है, ठीक है, बहुत सारे नाम है। आप डालना फंडामेंटल पार्टिकल्स तो बहुत सारे आ जाएंगे गूगल में। चलो इसे नोट करो। अपने यूज में आए उतने करा दो। क्या बच्चे? जितने अपने यूज में आए उतने करा दो। अरे डरते नहीं है यार, आप लोग सोचो, डरते नहीं है ऐसे। भाई मैं कह रहा हूँ पढ़ने से नहीं डरते, सब नॉलेज है, आज नहीं तो काम आ जाएगी, ठीक है। यही सोच हो जाती है फिर जो शुरू के 10-12 रैंक वाले होते हैं और आखिरी के रैंक वाले, ठीक है, तो ऐसी सोच नहीं डालनी है। मैं आपको बताऊंगा आपके चैप्टर के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है, मैं नाम भी दूंगा बकायदा कि ये नीट के लिए इंपॉर्टेंट होता है या जेईई के लिए इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। पढ़ना ना पढ़ना फिर आपकी मर्जी है, लेकिन अगर आपको नीट में टॉप करना है, सपोज करो 1 रैंक लानी है, 2 रैंक लानी है, तो आपको जेईई वाला शुरू सारा पढ़ना पड़ेगा, है ना। तो टॉपर के लिए तो वही, टॉपर और बीच के डिफरेंस में यही अंतर हो जाता है कि जो बंदा थोड़ा पीछे आ रहा होता है उसने मात्र सिलेबस पढ़ा है और जो टॉपर होता है उसने थोड़ा सिलेबस से ज्यादा पढ़ा है। सर, हाँ बच्चे, ESU का फुल फॉर्म क्या है? ESU का मतलब होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। यस सर, हो गया। बाकी बच्चे? यस सर, लिख लिया। यस सर, लिख दिया। चलो, हो गया सर, हो गया। बढ़िया। इससे हमें थोड़ा सा बहुत आगे फायदा मिलेगा। अच्छा, ये पहले बताओ, सभी को विशिष्ट आवेश के बारे में पता चल गया है? किसके बारे में सर? मैं कह रहा हूं आवेश के बारे में पता चल गया सबको। Q/m क्या होता है? हाँ यस सर। यस सर। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है भाई साहब, जे.के. थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज Q/m से करी है। उस टाइम ना तो Q की वैल्यू थी उनके पास, ना तो M की वैल्यू थी। उन्होंने क्या करा? Q/m से खोज करी, Q/m निकाला। फिर आगे चल के मिलिकन का ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट आप सबने सुना होगा। मिलिकन का वो तेल वाला, यस सर, ठीक है, तेल की बूंदों से इलेक्ट्रॉन का चार्ज निकला था। अब थॉमसन ने Q/m पहले से निकाल के रखा था, मिलिकन ने इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन का चार्ज निकाल दिया। तो उस
मैथ के फॉर्मूले से हमने इलेक्ट्रॉन का मास निकाल लिया, ठीक है। तो ये बच्चे, ये छोटी छोटी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। चलो तो चीजों को हम लोग स्टार्ट करते हैं। मैं क्यों ना आपसे, आप लोगों ने कर लिया है, क्यू बटे एम पे थोड़े से सवाल करा दो, थोड़ा सा क्लास में माहौल बनाने के लिए, है ना। अच्छा ये बताओ, अब बेसिक बेसिक सी बात, एक इंपॉर्टेंट सी चीजें लिख लो कि जो मास ऑफ प्रोटॉन है वो लगभग लगभग किसके इक्वल है, मास ऑफ न्यूट्रॉन के, ठीक है। और जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है वो किसके इक्वल है, लगभग लगभग 1840 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये बात सबको पता है। किसी किसी बुक में 1800 की जगह लगभग लगभग मोटा मोटा 2000 लिख देते हैं। ये देखा सब लोगों ने। चलो अब एक चीज ये हो गई, पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 2, आप लोगों ने ये हाइड्रोजन के बारे में सुना है, प्रोटियम, ड्यूट्रियम, ट्रिटियम, ये सब सुना है? यस सर। सुना है ना, ठीक है। हाइड्रोजन में एक प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन 0 होते हैं। फिर आता है ड्यूट्रियम, ड्यूट्रियम में भी एक प्रोटॉन होता है, उसमें एक न्यूट्रॉन हो जाता है, जिसकी वजह से उसका मास 2 हो जाता है, ठीक है। फिर आता है ट्रिटियम, उसमें एक प्रोटॉन होता है। ये सब आगे की चीजें हैं, बस मैं आपको एक न्यूमेरिकल बताना चाहता हूँ, उसके लिए बस ये करवाता हूँ। फिर उसमें एक ही प्रोटॉन होता है लेकिन 2 न्यूट्रॉन हो जाते हैं, तो मास हो जाता है 3, ठीक है। ये चीज हो गई है, ओके बढ़िया। नंबर 1। नंबर 2, अल्फा पार्टिकल के बारे में सुना है आप लोगों ने? अल्फा कण के बारे में सुना है कभी? सुना है सर। नहीं सर। चलो अब देखो, हीलियम जानते हो? हीलियम सबके सब, हीलियम तो सुना ही होगा। यस सर। हीलियम में कितने प्रोटॉन होते हैं? 2। और उसका मास नंबर कितना होता है? 4। ये ठीक है पक्का? मतलब सुना है ना इतना कुछ? यस सर। तो छोटी क्लास की बात है, 11वीं क्लास वाले से भी जानते होंगे कि भाई हीलियम होता है, हीलियम में 2 प्रोटॉन होते हैं, 2 न्यूट्रॉन होते हैं, जिसकी वजह से उसका मास 4 हो जाता है। अब इसमें जितने प्रोटॉन है उतने इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन कितने हैं इसमें? 2। अब मैंने इससे 2 इलेक्ट्रॉन छीन लिए, इससे 2 इलेक्ट्रॉन छीनूंगा तो जितने इलेक्ट्रॉन इससे छीनूंगा उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज उतना आ जाएगा, ये तो सब जानते हो। यस सर। ठीक है, तो इससे मैंने 2 इलेक्ट्रॉन छीन लिए, तो अब इलेक्ट्रॉन छीनने से क्या इसके वजन में फर्क पड़ेगा, मास में? नहीं, वो चार्ज आएगा, लेकिन इस पे 2 पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इसे कह देते हैं हम लोग अल्फा पार्टिकल। ये 2 पॉजिटिव चार्ज वाले, यानी कि 2 पॉजिटिव चार्ज वाले हीलियम के मॉलिक्यूल को हम लोग, सॉरी हीलियम के एटम को हम लोग बोल देते हैं अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल आया समझ में? हेलो सर। हाँ बच्चे। हेलो। हाँ ये हीलियम के नीचे 2 रहेगा फिर भी? हाँ बच्चे देखो, इलेक्ट्रॉन निकाला हमने, नीचे ये 2 क्या बताता है, ये वाला नीचे 2 वाला, नीचे वाला 2 क्या बता रहा है, इसमें 2 प्रोटॉन। ऊपर वाला 4 क्या बता रहा है, ऊपर वाला 4 ये बता रहा है कि इसमें 2 प्रोटॉन है प्लस 2 न्यूट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन निकालने से इसके एटॉमिक नंबर तो सब जानते हो, एटॉमिक नंबर और मास नंबर पे कोई फर्क नहीं पड़ता। इलेक्ट्रॉन निकालने से ऊपर चार्ज आ जाता है, या तो इसे ऐसे लिख लो या तो ऐसे लिख लो, हीलियम 2 पॉजिटिव, ठीक है। ऐसे ही सही रहता है सर। जैसे मन करे वैसे लिख लो। तो यहाँ का मैं आपको क्वेश्चन एक अच्छा तो देने वाला हूँ स्पेसिफिक चार्ज के ऊपर, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, दिमाग के घोड़े खुल जाएंगे इससे, पेन चलाना सीख जाओगे थोड़ा बहुत, जो थोड़े बहुत आलस में पड़े हुए हो, ठीक है। क्वेश्चन ये है, इंग्लिश में लिख देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, आपको जैसा हिंदी में समझा देता हूँ कि कंपेयर करना है Q बटे M का अनुपात
ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और अल्फा पार्टिकल भी ले लो। चलो अल्फा पार्टिकल भी ले लो। 4 कण दिए मैंने, चारों कण के Q/m को कंपेयर करना है कि कौन इससे 1/2 आएगा, 2/4 आएगा, क्या आएगा। सवाल क्लियर है, समझ में आया? चलो पहला सवाल मैं करके दिखा देता हूं, फिर दूसरा आपसे पूछूंगा। देखो Q/m के लिए मुझे क्या चाहिए? एक तो इसका आवेश चाहिए और इसका द्रव्यमान चाहिए। ठीक है, ये वाली लाइन देखो, ये द्रव्यमान का है, मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ न्यूट्रॉन। देखो प्रोटॉन का मास अगर मैं सबको प्रोटॉन के इसमें ले लूं या किसी एक में ले लूं ताकि हमें आपस में कंपैरिजन करने में आसान है ना। कोई एक ऐसा तो वैल्यू माननी पड़ेगी जिसमें दोनों आते हैं ताकि हमें आसानी से कंपेयर कर सके। तो मास ऑफ प्रोटॉन आप ले लो P, मास ऑफ न्यूट्रॉन मैंने यहाँ पे बताया लगभग बराबर होता है, तो इसे भी ले लो P। और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है? देखो यहाँ पे लिखा है 1840। तो क्या लिखूं मैं इसे? 1/1840 ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन, 1/1840 ऑफ P के बराबर। और अल्फा पार्टिकल का मास कितना होता है? देखो यहाँ पे ऊपर क्या लिखा है? 4, तो आप यहाँ लिखोगे 4P के बराबर। यहां तक ठीक है? यहां तक ठीक है? क्यों मोहित? हाँ सर। यस सर। यहां तक ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक? चलो अब बेटे, अब हम यहाँ पे करेंगे m की वैल्यू, मास की वैल्यू। मास चलो इसी को यहीं पे ले लेता हूं मैं, m की वैल्यू, सॉरी मास हो गया q की वैल्यू, चार्ज की Q/m करना था तो m आ गया, q की वैल्यू। q को भी हम किसी एक उसमें ले लेते हैं, सभी को। आप सबको पता है आसानी से इलेक्ट्रॉन में नापते हैं चार्ज, तो क्यों ना सभी को इलेक्ट्रॉन में ले लेते हैं। तो आपने देखा था कि प्रोटॉन का और इलेक्ट्रॉन का दोनों का चार्ज बराबर आ रहा था, बस साइन का अंतर, वो एक नेगेटिव निशान लगा था, एक पॉजिटिव निशान लगा था। तो क्यों ना मैं इसे ऐसे मान लूं कि मास ऑफ जो इलेक्ट्रॉन का Q है उसे E मान लूं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का जो चार्ज है उसे भी E मान लूं। वजन के हिसाब से तो वैल्यू के हिसाब से तो उतना ही होगा ना, बस निशान अलग है तो क्या होगा। हमें तो बस अनुपात निकालना है कि 1/2 आ रहा है, 4/2 आ रहा है, 5/2 आ रहा है, 6/2 आ रहा है, कितना आ रहा है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन होगा, प्रोटॉन हो गया, न्यूट्रॉन। Q/न्यूट्रॉन आपको पता है 0 होता है उसका चार्ज। और Q अल्फा पार्टिकल का कितना होता है? अल्फा पार्टिकल का देखो यहाँ बताया मैंने, 2 पॉजिटिव का चार्ज होता है, यानी कि 2 गुना इलेक्ट्रॉन लिख सकते हो। ये ठीक है, ये दोनों चीज एक ही स्टेप चलेंगे। आपका पहला न्यूमेरिकल है आपका की क्लास का, इसलिए मैं चाह रहा हूं कि आपको सब कुछ पता हो कि कैसे न्यूमेरिकल को सॉल्व करना। यहां तक क्लियर है? ओके सर, ओके। ठीक है, अब मुझे कंपेयर Q/m, सबकी Q/m। सर दोबारा समझाना सर। सवाल समझ में आया? सवाल सर एक बार सुनो सर। हाँ, सवाल बेटे ये है कि मैंने आपको 4 कण दे दिए हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और अल्फा पार्टिकल। उस सब की आपको Q/m की वैल्यू बतानी, ठीक है, बतानी है। बताने के बाद आपस में कंपेयर भी करनी है कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के Q/m में कितना अंतर है, 2 गुना है, 4 गुना है, 5 गुना है, 1/2 है, क्या ऐसी इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन में उसके Q/m की वैल्यू में क्या अंतर है, 2 गुना है, 4 गुना है, 5 गुना है, 10 गुना। ठीक है, हमें ये करना है। हमें ये करने के लिए सबकी वैल्यू चाहिए, Q और M चाहिए। तो सबसे पहले मैंने M की वैल्यू दी, P से मतलब होता है प्रोटॉन। चलो सबको अब कंपेयर करने के लिए या तो सबको एक पैमाने में तोलाना पड़ेगा, तो मैंने यहाँ पे मास को किस पैमाने में ला दिया? प्रोटॉन के मास में। सबको कंपेयर कर दिया प्रोटॉन को, सबकी तुलना प्रोटॉन के मास से कर दी। प्रोटॉन का मास तो P हो गया, न्यूट्रॉन का मास मैंने अभी बताया, देखो प्रोटॉन के मास और न्यूट्रॉन के मास में लगभग बराबर है, वो भी P लिख दिया। इलेक्ट्रॉन का मास देखो 1840 गुणा 1840 की वैल्यू 1/2 हो जाती है, तो 1/1840 इलेक्ट्रॉन का मास। और अल्फा पार्टिकल का मास देखो, वजन 4 ऊपर होता है, तो 4 गुना प्रोटॉन। ये ठीक है, आया समझ में?
जो सवाल यस में सर आ गया। हाँ सर अब आई बटे चार्ज की वैल्यू, आवेश, द्रव्यमान तो निकाल लिया, अब आवेश का भी तो कुछ एक पैमाना रखना पड़ेगा ताकि काटने में आसानी हो जाए। तो सब सारे आवेश को मैंने इलेक्ट्रॉन के चार्ज के उस पे रख लिया, इलेक्ट्रॉन के आवेश के ऊपर। तो इलेक्ट्रॉन का आवेश तो ई होता है, प्रोटॉन का आवेश भी इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर होता है, बस निशान का ही तो अंतर होता है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। न्यूट्रॉन का आवेश 0 होता है। अल्फा पार्टिकल का आवेश 2 गुना ई लिखा है मैंने, 2 इंटू ई लिखा है। कैसे? क्योंकि यहाँ देखो अल्फा पार्टिकल के ऊपर कितना चार्ज है, 2 पॉजिटिव का, तो इसलिए मैंने 2 गुना ई लिखा है। अब ठीक है, अब आगे बढ़ू। हाँ सर हाँ। बढ़ो सर बढ़ो। ठीक है, Yes, Q sir. बटे m निकालना है मुझे, Q बटे m निकालना है। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखूंगा मैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और अल्फा पार्टिकल, लाइन से बढ़ूंगा ताकि दिक्कत ना हो। इसका इलेक्ट्रॉन का Q बटे क्या होगा, चार्ज यानी आवेश बटे द्रव्यमान। आवेश कितना है E, द्रव्यमान कितना है 1 बटे 1840 प्रोटॉन के बराबर। ठीक है, फिर इक्वल टू लगा लेंगे प्रोटॉन। प्रोटॉन के लिए E की वैल्यू मेरा E और इसका द्रव्यमान कितना है P। न्यूट्रॉन के लिए E की वैल्यू 0 और द्रव्यमान कितना है, कितना भी हो 0 आने वाला है। ठीक है, अल्फा पार्टिकल के लिए देखो, अल्फा पार्टिकल के लिए चार्ज आवेश की वैल्यू 2 गुना E और m की वैल्यू 4 गुना प्रोटॉन। बस यही तो कंपैरिजन करना था सवाल में, था ही क्या। इसे ऊपर ले जाओगे तो क्या बचेगा, 1840 गुना A, ठीक है, E बटे P, ये 1 E बटे P है, ये 0 हो गया और ये 2 बटे E। यही हमें रेशो निकालना था, बस रेशो निकालना था, कंपैरिजन करना था और कुछ नहीं। अगर E से भी प्रोटॉन वगैरह आप काट दोगे तो ये 18-40 रेशो 1 आ जाएगा, वो 1 रेशो 1 हो जाएगा, वो 2 रेशो 2 हो जाएगा। तो हम से देखेंगे तो ये कितना हो जाएगा 1840 रेशो 1, ये कितना हो जाएगा 1 रेशो 1 बटे 1, ये कितना हो जाएगा 1 बटे 2। यही हो रहा है, ठीक है। अब समझ नहीं आया सर ओके ओके। यस सर। आ गया। सर तभी फिर तो से जब समझाओ। हमारे साथ 13 बच्चे जुड़ गए, 13 के 13 बच्चों को आया समझ में। अगर एक बच्चे को भी समझ में नहीं आया तो मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। पहली क्लास सर फिर से समझाओ। दोबारा भी समझा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। सर एक बार समझाओ। सर एक बार सर रिसॉल्व कर दो सर एक बार। निखिल, अच्छा निखिल कह रहा है कहां से, निखिल इसे इस वाले हिस्से को करना है, इस वाले हिस्से को, सर ये नीचे वाला सर। नीचे वाले को बच्चे हमें सबका ना Q बटे m निकालना था अलग अलग, और अलग अलग निकालने के बाद आपने सुना होगा जैसे प्रतिशत वाले सवाल नहीं होते, एसएससी में सवाल आते हैं जैसे कि अनुपात वाले, कि आप उसका अनुपात और इसका अनुपात दोनों को आपस में कंपेयर करके देखिए, तुलना करके देखिए। तो बस वही बात है, पहले सबका Q बटे m निकाला है अलग अलग और उसे आपस में तुलना कर दी है। तो देखो Q बटे m निकालना है, तो ये मैंने हेडिंग डाली है यहाँ पे, ये देखो, ये इलेक्ट्रॉन के लिए Q बटे m, ये प्रोटॉन के लिए, ये न्यूट्रॉन के लिए है और ये अल्फा पार्टिकल के लिए। इलेक्ट्रॉन के लिए Q बटे m क्या होगा, उसका चार्ज और उसका द्रव्यमान। प्रोटॉन के लिए क्या होगा, उसका आवेश और उसका द्रव्यमान। न्यूट्रॉन के लिए क्या होगा, उसका आवेश और उसका द्रव्यमान। तो द्रव्यमान यहाँ पे लिखने का कोई फायदा नहीं क्योंकि उसका आवेश ही 0 है। अल्फा पार्टिकल के लिए उसका आवेश और उसका द्रव्यमान। तो अब इलेक्ट्रॉन का उसका आवेश कितना होता है, 1 E के बराबर होता है। आप चाहो तो यहाँ पे 1 E लिख लो, ये मैंने लिखा नहीं है, आप चाहो तो 1 लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, 1 E के बराबर होता है। और इसका द्रव्यमान कितना होता है 1 बटे 1840 प्रोटॉन के द्रव्यमान के बराबर होता है। तो ये लिख दिया मैंने। अब प्रोटॉन का आवेश कितना होता है, 1 E के बराबर होता है। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का आवेश बराबर होता है, बस चार्ज का अंतर होता है, तो पता ही है। प्रोटॉन का मास कितना होता है भाई, 1 प्रोटॉन के बराबर। इसका तो 0 आ गया। अल्फा पार्टिकल का 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर इसका आवेश था और मास कितना है, क्योंकि उसमें 2 न्यूट्रॉन होते हैं, 2 प्रोटॉन होते हैं अल्फा पार्टिकल में, तो बराबर कितने हो गए, 4 प्रोटॉन के बराबर। आया बात समझ में, आई बात समझ में। बस फिर तो मैथ है, बस बच्चे 1840 ऊपर चला गया, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन सबके हटा दो, सिर्फ नंबर रख लो, तो 1840 बटे 1,
1/1 1/2। ठीक है निखिल? ओके सर, ओके, थैंक यू। शर्माने वाली Yes, बात sir. है, यही समझना है। 4 बार भी अगर समझ नहीं आता 4 बार पूछना है। जो बच्चा समझ शर्मा गया तो काम खराब हो गया। भाई शर्माना क्यों है यार, पैसे दिए, सीधी सीधी बात है, फीस दे रहे हैं हम लोग। ठीक है, बड़े इसे उतार दो फिर जल्दी से आप लोग, क्योंकि अब मैं अगला सवाल Q/M में Q/M में सवाल दूंगा, और ये नीट वाले बच्चे भी कर सकते हैं, जेई वाले बच्चे भी कर सकते हैं, तो सभी के लिए। और ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, आपको कोई बड़ी कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन नहीं तो कि लगे पड़े हो न्यूमेरिकल में ये वैल्यू नहीं निकल रही, ऐसे क्वेश्चन देता है जहां पे दिमाग लग रहा है, कैलकुलेशन नहीं लग रही, दिमाग लग रहा है। और ऑप्शन में दिया होगा, ऑप्शन में से 4 ऑप्शन दिया होगा, 18:40 रेशियो 1 1:1 2 2 ऐसे करके दिया होगा। और बच्चे को फिर उस टाइम ऑप्शन के हिसाब से ये निकालना पड़ेगा कि इलेक्ट्रॉन पहले रखा है, प्रोटॉन पहले रखा है ऑप्शन में, न्यूट्रॉन पहले रखा है, ये भी देखना होता है। तो आगे चल के जैसे टॉपिक आते रहेंगे मैं उसमें बताता भी रहूंगा कि ये नीट वालों के लिए भी है, ये जेई वालों के लिए भी है, या किसके लिए नहीं। ठीक है, और हम लोग सब पढ़ेंगे थोड़ा बहुत, हम ये मान के चलेंगे तो नीट का टॉपर बना, तो टॉपर वाला होता है उसके लिए समझ लो जेई मेंस का सिलेबस आ जाता है लगभग। तो ये इसका मिटा रहा हूं सबसे पहले। अब आज का दूसरा सवाल, क्वेश्चन ये है, फाइंड द रेशियो ऑफ Q/M। Q/M यानी कि विशिष्ट आवेश का निकालना है, किसका? डी मतलब जो अभी लिखवाया था मैंने, ड्यूटेरियम और अल्फा पार्टिकल। अब हिंदी में बता देता हूं, ठीक है। हमें Q/M का अनुपात निकालना है ड्यूटेरियम और अल्फा पार्टिकल को लेकर। हो जाएगा? जल्दी से मुझे 2 मिनट में करके दे दो, जल्दी से मुझे 2 मिनट में करके दे दो, बहुत जल्दी में। निखिल आंसर चाहिए बच्चे, मुझे आपसे आंसर चाहिए। निखिल आंसर चाहिए, सभी से आंसर चाहिए। और सर 1/2 सर, आप माइक पे आंसर दो, ठीक है। मोहित सर 1/2 1/2 पहले हाँ। आपने क्या रखा है, पहले तो मुझे ये बता दो, पहले आपने रखा क्या है? पहले ऊपर रखना है डी और नीचे रखना है अल्फा पार्टिकल। आपको बताना भी पड़ेगा ना, अगर मैंने क्वेश्चन में D/A दिया तो रेशियो आ रहा है 2/1। अगर आप अल्फा पार्टिकल को ऊपर रखते हो तो रेशियो 1/2 हो जाएगा। ओके सर, ओके, ठीक है, पहले 2 मिनट ओके सर। इंतजार करते हैं, सभी बच्चे आंसर देंगे फिर देखते हैं। न्यूमेरिकल ठीक है, लेवल सही है, मजा आ रहा है करेक्ट करके? धीरे धीरे ऐसी चीजें स्टार्ट होती हैं। अब पहले दिन आपको मैं न्यूमेरिकल नहीं करा सकता, ठीक है, धीरे धीरे स्टार्ट करेंगे, धीरे धीरे अपना लेवल बढ़ाएंगे, फिर इंग्लिश वाले बच्चों को भी पीछे छोड़ेंगे। जल्दी यार, 2 मिनट का भी नहीं था, एग्जाम में आपको 2 मिनट से ऊपर भी नहीं लगाने चाहिए सवाल के लिए, 1.5 मिनट भी बहुत मुश्किल से कह रहा हूं मैं। निशा आंसर दे दो बच्चे, गलत सही कुछ भी दे दो। बच्चे ने, मोहित ने आंसर दिया, चाहे उसने गलत दिया सही दिया बात की बात, आंसर दिया, और आंसर देने का मतलब उसने ट्राई किया, और ट्राई करने वाला ही आगे आज हारा है तो कल जीत जाएगा। प्लीज ट्राई करो। ये इतिहास या उसकी क्लास नहीं चल रही कि सुन लिया घर में कर लेंगे, नहीं, यहाँ आपने अगर पेन नहीं चलाया ना तो समझ लो कुछ नहीं चलने वाला।
सर 1/1। 2:1 बच्चे 2/1 1/2 आ रहा है सर। 1/2 आ रहा है। चलो देख लेते हैं, क्या निकालना है मुझे? Q/M निकालना है, ठीक है, Q/M निकालना है। तो सबसे पहले आप देखो D, यहाँ पे लिखता हूँ D और यहाँ पे लिखता हूँ अल्फा पार्टिकल। इसका Q की वैल्यू कितनी होती है चार्ज की? ड्यूटेरियम में कितना चार्ज होता है कौन बताएगा? कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने चार्ज होगा। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं इसमें? 1। सर 1 इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन होता है, क्योंकि ऐसे होता है हाँ सर। D2, यानी एक प्रोटॉन है और एक न्यूट्रॉन है, तो इसकी वजह से मास 2 हो गया। तो एक इलेक्ट्रॉन यानी कि चार्ज 1, क्लियर है? एक चार्ज, ओके। और अल्फा पार्टिकल में कितना चार्ज होता है? 2। द्रव्यमान की वैल्यू D की कितनी होती है? देखो यहाँ पे लिखा है 2। तो अगर मैं प्रोटॉन के उसमें ले लूं, यानी कि 2 प्रोटॉन का के मास के बराबर अल्फा पार्टिकल का मास कितना होता है? 4 प्रोटॉन के बराबर। अब हमें करना है क्या? Q/M निकालना है। क्या निकालना है? Q/M D के लिए Q/M अल्फा पार्टिकल के लिए। चलो वैल्यू रखते हैं। Q इसकी वैल्यू है 1 E के बराबर और मास की वैल्यू है 2 प्रोटॉन के बराबर, द्रव्यमान। नीचे इसकी 2 E के बराबर, 4 प्रोटॉन के बराबर। E से E कटेगा, प्रोटॉन से प्रोटॉन कटेगा, ठीक है। और ये होगा 1/2, नीचे 4/2। तो कितना आया? सर मैं बोला था 1:1 सर। सर, मैंने बोला था सर 1:1 बोला था सर। अच्छा चलो ठीक है, 1:1 मैंने कैलकुलेट नहीं किया, सॉरी, 1:1। क्लियर है? जितने भी Yes, 1:2 बोल रहे थे या मैं भी तो 2:1 बोल रहा था, सब गलत। 1:1 सही। मैंने बोला था सर। हाँ बढ़िया बच्चे, बढ़िया। तो समझ में आ रहा है इसका मतलब क्लास में क्या चल रहा है? यस सर। थोड़ा मजा आ रहा है कि क्वेश्चन आने लगे, न्यूमेरिकल आने लगे, है ना? चलो हमारे पास टाइम कितना बचा, उस हिसाब से फिर हम नया टॉपिक चालू करेंगे। 10:30 हमारी कितनी 10:45 तक क्लास है ना? ठीक है, चलो चालू कर सकते हैं। तो बच्चे ये ऐसे ना किसी का भी क्वेश्चन दे सकता है आपको। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन मैंने यहाँ पे चारों एक बार में दे दिए ताकि कम टाइम में न्यूमेरिकल ज्यादा होगा। आपको इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का दे सकता है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन का दे सकता है, किसी का भी दे सकता है। जैसे मैंने अभी निकाला वैसे ही आप सभी का निकालना है, ठीक है। Q/M की वैल्यू है ये, Q/M की वैल्यू है ये। चलो और अगर मैं मिटा दिया तो तुम मुझसे बता दिया करो। चलो अब आ जाते हैं हम लोग डिस्कवरी पे, खोज पे। खोज पे आ जाए सबसे पहले। तो मैंने आपको जैसे ही बताया था, जहां से स्टोरी छोड़ी थी वहीं पे आ जाता कि फेरेडे ने एक्सपेरिमेंट चालू करे और फेरेडे के एक्सपेरिमेंट को देख के सारे साइंटिस्ट लोग उत्साहित हो गए, ठीक है। तो ऐसा हम डिस्कवरी अगर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बारे में होगी तो सबसे एक होता है ना, सबसे पहले नींव का पत्थर तो फेरेडे ने रखा, ठीक है। तो आप पढ़ेंगे एनसीईआरटी तो आपको पता चल जाएगा कि वहां पर फेरेडे का नाम सबसे पहले आता है, ठीक है। फिर उसके बाद आता है डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन किसके द्वारा हुई थी? जे थॉमसन। किस एपरेटस से हुई थी, किस एक्सपेरिमेंट से हुई थी? हेडिंग डालेंगे यहाँ पे, कैथोड रे, ठीक है। आप हिंदी में भी लिख सकते हैं, इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, दोनों में लिख सकते हैं, लेकिन सीखेंगे इंग्लिश में भी। हिंदी में तो आती है आपको, सीख लिया है आपने, इंग्लिश में सीखना। कैथोड रे एक्सपेरिमेंट, ठीक है। मतलब यहाँ पे हेडिंग डालेंगे हम लोग, डिस्कवरी यानी कि खोज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। कुछ सुना है इसके बारे में, कैथोड रे के बारे में? कुछ सुना है? नो सर, नो सर। नहीं सुना, बिल्कुल भी। नहीं सुना सर। चलो
होता क्या है, इससे पहले एक साइंटिस्ट थे, थॉमसन से पहले भी एक साइंटिस्ट थे, जूलियस पार्कर। क्या नाम था उनका? जूलियस पार्कर। ये सब 1800 की कहानी है, 1860 के आसपास सारी स्टोरीज चालू हो गई, ठीक है। 1860 के आसपास जो आखिरी 50 साल थे ना, बहुत बढ़िया थे। 19वीं शताब्दी के आखिरी 50 साल बहुत बढ़िया से दवा के खोज हुई यहाँ पे, ठीक है। तो जूलियस पार्कर है, उन्होंने एक डिस्चार्ज ट्यूब, ठीक है, विसर्जन नलिका नामक एक्सपेरिमेंट करा। उसमें उन्होंने क्या लिया, देखते रहो, चीजों को लिखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। एक कांच की ट्यूब ली, ठीक है, कांच की ट्यूब ली, ओके, ले ली। कांच की ट्यूब लेने के बाद यहाँ पे उन्होंने अंदर कुछ नहीं भरा, हवा नॉर्मल भरी हुई है। यहाँ पे बैटरी लगा दी, ठीक है। ये बैटरी का नेगेटिव हिस्सा है, तभी छोटा साइन बना रहा है मैंने, नेगेटिव हिस्सा, और ये पॉजिटिव हिस्सा, ठीक है। अब इन्होंने करंट देना चालू कर दिया, हाई वोल्टेज, हाई विभव देना चालू कर दिया, पोटेंशियल, ठीक है, वोल्ट। तो होगा क्या यहाँ से, और ये जो तार है ये कांच की ट्यूब है, और यहाँ पे एक प्लेट लगा दी मेटल की, और यहाँ पे भी एक प्लेट लगा दी मेटल की, ठीक है। दोनों साइड एक मेटल की हम लोगों ने प्लेट लगा रखी। तो ये प्लेट से जैसे ये जुड़े हुए हैं ऐसे, ठीक है, तार इससे जुड़ा हुआ, ओके। तो ये जूलियस पार्कर ने एक्सपेरिमेंट करा था, इसे कहते हैं हम लोग विसर्जन नलिका, डिस्चार्ज ट्यूब। और यहाँ पे लगभग वैक्यूम कर दिया, यहाँ पे लगा दिया हम लोगों ने वैक्यूम पंप, क्योंकि यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, अब यहाँ पे कोई माध्यम तो है नहीं, बीच में है हवा, बीच में है हवा, तो हवा इलेक्ट्रॉन को रोकेगी। तो हम लोगों को जितना कोशिश हो सके, जितनी कोशिश हो सके, प्रेशर वहां से खत्म कर देंगे। प्रेशर खत्म करना मतलब वहां से हवा के दाब को हटाना। तो वैक्यूम पंप से खींच लेंगे, तो कितना प्रेशर लगभग करा गया, आप लिख सकते हो 10 की पावर -4 एटीएम के बराबर, ओके। अगर आपको mmHg में लिखना है तो आप लिखो 0.1 mmHg के बराबर। इससे नीचे नहीं कर सकते, इससे नीचे नहीं कर सकते, तो आप कितना भी अच्छा वैक्यूम वाला लगा लो। अब तो कर सकते हैं, अब तो एडवांस आ गए, उस टाइम तो बहुत ही सब कहाँ हो पाता, अब तो अच्छे वैक्यूम आ गए, नासा का आप लोग एंटी ग्रेविटी बना सकते हो, बहुत कुछ कर सकते हो, ठीक है। उस टाइम नहीं था, 1860 में कहाँ उपकरण होंगे। तो वैक्यूम करने की कोशिश करें, ओके, यहाँ तक क्लियर है। और बहुत ज्यादा पोटेंशियल लगाना पड़ा, कितना है, 10,000 वोल्ट के, 10,000 वोल्ट की बैटरी लगभग लगानी पड़ी, ठीक है। करंट दिया गया, क्यों, 10,000 वोल्ट क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। अगर मैं कह रहा हूँ 5 वोल्ट की बैटरी है मेरी, 10 वोल्ट की बैटरी है, 15 वोल्ट की बैटरी है, तो वोल्ट से क्या होता है, क्यों मोहित, वोल्ट से क्या होता है, क्या फर्क पड़ता है वोल्ट से? सर वोल्ट मतलब पावर बैटरी की पावर, उस पावर से क्या होगा, उस पावर से क्या होगा? सर उस पावर से इलेक्ट्रॉन और मतलब कि ऋणावेश और धनावेश गति करना आराम कर देंगे। कुछ हद तक पहुंच रहे हो, लेकिन सही नहीं पहुंच। आपको पता है कि बैटरी के नेगेटिव वाले हिस्से से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। हाँ सर। अब वो इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, अब यहाँ तक चलो इलेक्ट्रॉन आए, यहाँ तक कैसे पहुंचेंगे, इस वाले छोर पर, ये नेगेटिव हिस्सा है तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आए, इस वाले छोर पर कैसे पहुंचेंगे? यहाँ पर चुंबकीय जो बैटरी की वोल्ट होती है ना बच्चे, जो बैटरी का वोल्टेज होता है, वोल्टेज या बैटरी का करंट का वोल्टेज होता है ना, वो एक तरीके से ऊर्जा होती है। क्या होती है वो? ऊर्जा होती है, फोर्स होती है, पावर होती है, कि भाई कितने पावर से उन्हें धक्का दे सके इलेक्ट्रॉन को, उतना वोल्ट, जितना ज्यादा वोल्टेज लोगे तो उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन को धक्का देगी। तभी आपने देखा होगा कि ट्रांसफार्मर में अगर 2 प्लेट ऐसे लगी हुई है तो कई बार 2 प्लेट की दूरी
दूरी से करंट पकड़ लेता है, ऐसे बादल टाइप बन जाता है। देखा है जी, चिंगारी जिसे कहते हैं हम लोग, यस सर। है ना। नहीं सर। तब कोई बहुत ज्यादा वोल्टेज वाला तार है, सपोज करो आपस में जुड़े हुए हैं, अगर मैं तार को हटाने की भी कोशिश करूंगा तो भी कितनी दूरी से उसमें ऐसे 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 चिंगारी बन जाएगी और ऐसा लगेगा कि दोनों जुड़े हुए हैं। दिखता है ऐसे, यस देखा सर। तो नहीं सर। है ना। यस सर। हाँ, इससे कहते हैं इलेक्ट्रिक आर्क। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक आर्क। आप चाहो तो यूट्यूब में सर्च कर लेना, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट या बहुत सारे आर्क कहते हैं। जब ट्रांसफार्मर से तार हटाते हैं तो भी एक बिजली, जैसे बिजली कड़कती है ना, जैसे दो तार है, एक तार इधर है एक तार इधर है, दोनों चिपके हुए रहते हैं। अभी मैंने इसे हटाया तो हटाने की कोशिश करूंगा तो इस दोनों में ऐसे ऐसे करके जैसे बिजली कड़कती है वैसे बनने लग जाएगा, धनुष की तरह या कुछ भी मान लो। ठीक है, वो क्या होती है बच्चे, वो उस ट्रांसफार्मर के जो पीछे से करंट डाला उसकी पावर होती है इलेक्ट्रॉन को भेजने की, इलेक्ट्रॉन को धक्का देने की पावर। तो यहाँ तो वैसे भी कुछ है नहीं, खाली पड़ा है। ठीक है, खाली पड़ा है तो हमें ज्यादा बैटरी पावर चाहिए। अगर एक लोहे की छड़ होती है पूरी, तो कम पावर की 5 वोल्ट की बैटरी से भी मेरा करंट पास हो जाता, इलेक्ट्रॉन चला जाता, है ना। लेकिन अब तो यहाँ पे कुछ है ही नहीं, खाली जगह है। खाली जगह के लिए तो मुझे बहुत ज्यादा पावर चाहिए इलेक्ट्रॉन को यहाँ से यहाँ भेजने के लिए, इसलिए मैंने 10,000 वोल्ट की बैटरी लगाई। ठीक है, अब जैसे ही बैटरी लगाई इन्होंने, जैसे ही बैटरी लगाई तो इन्होंने देखा कि यहां से, ठीक है, ये जूलियस पगर का जूलियस पगर वाला एक्सपेरिमेंट है। जूलियस पगर इसे कहते थे, क्या कहते थे, विसर्जन नलिका, डिस्चार्ज ट्यूब। डिस्चार्ज ट्यूब में क्या होता था, लो प्रेशर में एयर भरी होती थी, इसमें लो कम दाब में हवा भरी होती थी, करंट वोल्टेज बहुत हाई लगाते थे। सेम एक्सपेरिमेंट को अब जूलियस पगर के टाइम पे चीज नहीं आई, उन्होंने नहीं देखा, एक्सपेरिमेंट कर लिया, लेकिन बाकी साइंटिस्टों ने भी एक्सपेरिमेंट करा। लेकिन जे थॉमसन ने तब एक्सपेरिमेंट करा, तब उन्होंने प्रेशर को और कम कर दिया, ठीक है, और वोल्टेज बढ़ा दिया। वोल्टेज बढ़ाने के बाद उन्होंने देखा कि यहाँ से जैसे मैं बैटरी से निकालता हूं, ठीक है, जैसे ही बैटरी से निकालता हूं तो यहाँ पे कांच में कुछ टकराता है तो हरा कलर उतरता है। क्या दिखता है? हरा प्रतिदीप्ति दिखती है, मुझे हरी प्रतिदीप्ति दिखती है यहाँ पर। तो उन्होंने समझा कि पक्का कुछ ये नेगेटिव वाले हिस्से से कुछ ना कुछ निकल रहा है। ठीक है, नेगेटिव वाले से हिस्से से कुछ ना कुछ किरणें निकल रही हैं जो पॉजिटिव वाले हिस्से की तरफ जा रही हैं। तो नेगेटिव वाले हिस्से को उन्होंने नाम दिया कैथोड। उन्होंने नाम नहीं दिया, उससे पहले नाम देते थे, और इस पॉजिटिव वाले हिस्से को नाम देते हैं एनोड। तो ये जो रे थी कहां से निकल रही है? कैथोड की तरफ से निकल रही है और पॉजिटिव की तरफ जा रही है, तो इसलिए इसे हम लोग कह देते हैं कैथोड रे। और यहीं से फिर इलेक्ट्रॉन की खोज हुई। ये थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट समझ में आया आपको? यस सर। ठीक है, अब इसकी प्रॉपर्टी लिखेंगे, कैथोड रे की क्या प्रॉपर्टी है या कैसे इलेक्ट्रॉन की खोज हुई, ये तो चलो यहाँ पे समझ में आया। चलो बाद में उन्होंने क्या करा, बाद में यहाँ पे ना एक केमिकल की परत चढ़ा दी, ऐसे केमिकल की परत चढ़ा दी। कौन से केमिकल की? ZnS। क्या कहते हैं इसे? जिंक सल्फाइड। जिंक सल्फाइड बड़ा अच्छा नाम लिख रहे हैं, जिंक सल्फाइड। ठीक है, जिंक सल्फाइड केमिकल बड़ा अच्छा केमिकल, मतलब बहुत काम का केमिकल। जैसे ही इसमें कोई किरणें पड़ती हैं, पड़ते ही उस किरणें, दो तरीके की ऊर्जा होती है। ठीक है, एक होता है कि काइनेटिक एनर्जी, सुना है ना आपने काइनेटिक एनर्जी के बारे में? यस सर। ठीक है, जैसे ही जिंक सल्फाइड में कोई किरण पड़ती है, उस किरण में चमक पैदा करता है, तुरंत वहां पे चमक। जैसे अगर मैं इस बिंदु पे मारूंगा ऐसे, तो इस बिंदु में एक बिजली सी मतलब चमक पैदा हो। तो जहां जहां किरणें लगी होंगी वहां चमक पैदा होगी। तो उन्हें और कंफर्म हो गया कि अच्छा कुछ तो कैथोड से कुछ तो निकल रहा है जो चमक पैदा कर रही है। ठीक है, कैथोड से कुछ तो निकल रहा है जो
चमक पैदा कर रही है, तभी इसका नाम है कैथोड रे। कैथोड रे में 10,000 वोल्टेज रखा गया, वैक्यूम प्रेशर से बहुत सारे अंदर की गैस निकाली गई। और ये एक्सपेरिमेंट उन्होंने, मैं लिखवाने से पहले सारी चीजें बताना चाहता हूँ, सारी चीजें बताना ताकि लिखवाने में आसानी हो। ये एक्सपेरिमेंट उन्होंने ऐसा करा, बहुत सारी गैस डाल के करे, सिर्फ यहाँ पे हवा थी, अलग अलग गैस डाल के करी, अलग अलग गैस डाल के करी, तो तब भी जो वैल्यू थी, किसकी वैल्यू, Q/M की वैल्यू, Q/M की वैल्यू बार बार चेंज नहीं आ रही थी, कैलकुलेशन से कांस्टेंट आ रही थी, बराबर आ रही थी, ठीक है। अगर अलग अलग गैस में डालने के बाद भी Q/M की वैल्यू बराबर आ रही है, तो इसका मतलब कोई ऐसा कण है जो सभी में है, सभी में एक जैसा है, ठीक है, सभी में एक जैसा है। और चलो इस कण की खासियत बात क्या थी, इस कण की खास बात ये थी कि सीधी लाइन में चल रहा है, सीधी लाइन में चल रहा है और कैथोड से एनोड की तरफ जा रहा है, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहा है। अब कोई चीज है जो पॉजिटिव की तरफ जा रही है, तो इसका मतलब उसके ऊपर आवेश कैसा है, नेगेटिव की तरफ चार्ज है, तभी तो वो पॉजिटिव की तरफ खींचा जा रहा है, नेगेटिव आवेश, ठीक है। और उन्होंने क्या करा, उन्होंने ये करा कि यहाँ पे ऐसे पंखड़ी रख दी, यहाँ पे उन्होंने पंखड़ी रख दी, बीच में बहुत हल्की पंखड़ी रख दी। अब जैसे ही ये किरणें पंखड़ी से टकराएं, पंखड़ी घूमने लग जाए, क्या पंखड़ी घूमने लग जाए। तब इन्होंने देखा, अरे ये जो किरणें हैं इसमें सिर्फ ऊर्जा नहीं है, दो तरीके की किरणें होती है, एक होती है ऊर्जा वाली और एक होती है वजन वाली। ऊर्जा वाली किरणें का अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो आप लोगों ने बहुत बार सुना है एक्सरे के बारे में, सुना है एक्सरे के बारे में सभी ने? हाँ सर, सुना है सर। तो एक्सरे में ऊर्जा होती है, वजन नहीं होता, एक्सरे में ऊर्जा होती है, वजन नहीं होता। लेकिन अगर कोई किरणें पंखड़ी को हिला रही, इसका मतलब उसमें वजन है। तो उन्होंने सोचा कि इसमें वजन है, कुछ वजन वाली चीज है ये किरणें, और इसका प्रतिबिंब भी बना रही थी। तो प्रतिबिंब बना रही थी, इसका मतलब जो अगर प्रतिबिंब वही किरणें बना सकती है जो किरणें सीधी लाइन में चलती है, पर अगर कोई टेढ़ी लाइन में किरणें चल रही हो, जैसे सूर्य की किरणी, मैं यहाँ पे खड़ा हूँ तो मेरा प्रतिबिंब ऐसे बनना चाहिए। अगर वो सीधी लाइन में नहीं चल रही होती तो क्या होगा, ऐसे आती, अरे दिलीप सर खड़े बीच में, चलो पलट के इधर आ जाती है, ऐसे हो जाता, ऐसे तो नहीं होता ना। अगर मैं बीच में खड़ा हूं तो मुझसे वो छिप जाएंगी और मेरी प्रतिबिंब यहाँ सामने बन जाएगी। तो इसका मतलब इसकी प्रतिबिंब बन रही है, तो उन्होंने सोचा ओके ये सीधी लाइन में चल रही है, इनके पास मास है। अगर तभी इस पे टकरा रही थी पंखड़ी, तो पंखड़ी थोड़ी सी गर्म हो रही थी, इसका मतलब इनमें काइनेटिक ऊर्जा है। ये सारी चीजें फिर इलेक्ट्रॉन, उन्होंने नाम दिया जे थॉमसन ने कि अरे सबकी Q/M वैल्यू सेम आ रही है, तो ये एक ऐसा कण है, इसका मैं नाम देता हूँ मेगाट्रॉन। उन्होंने नाम दे दिया मेगाट्रॉन। आगे चल के स्टोनी ने एक्सपेरिमेंट दोबारा करा और उसने इसका नाम दे दिया इलेक्ट्रॉन। तो ऐसे इलेक्ट्रॉन की खोज हुई, ठीक है। तो कल मैं क्लास में तब आऊंगा, मतलब कल क्लास सिर्फ इसकी जो किरणें हैं, जो ये जो कैथोड रे हैं, इसकी प्रॉपर्टीज लिखवाऊंगा, इसके बारे में, इसके गुण लिखवाऊंगा, और इसी गुण में इलेक्ट्रॉन की खोज हो जाती है, ठीक है। आई मोटी मोटी बात समझ में आई, 60 से 70% भी समझ में आया कुछ? यस सर। डायग्राम को हाँ सर आया, 50 से 60% भी आ गया तो बहुत है। यस सर। क्या सर? इसे उतार लो ताकि मैं कल इसे बनाना ना पड़े, मैं सिर्फ कल गुण लिखवाऊंगा और जो भी मैं गुण बताऊंगा आप अपनी कॉपी में डायग्राम में देख करेंगे कि हाँ ये गुण यहाँ पे होगा, वो गुण वहां पे, ठीक है। चलो आपकी क्लास का टाइम हो गया, दूसरी क्लास का टाइम हो गया है। आप ये इसे स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, फिर बाद में बनाते रहेंगे। बना लिया सर, बना लिया। चलो मुझे उम्मीद है कि मैं आपको निराश नहीं कर रहा होऊंगा, जो चीज आप पढ़ने आए होंगे वो चीज पढ़ पा रहे होंगे। हाँ सर ठीक है, टेंशन ना लो, अभी तो भले आपको लग रहा है धीरे धीरे चालू कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि कुछ बच्चे हैं, ठीक है, बच्चे थोड़े से कमजोर होते हैं, वो नहीं पढ़ पाते, उनका पहली दफे होता है कि अरे बड़ी कोचिंग में आए, ठीक है। धीरे धीरे चालू करके आपको पता भी नहीं चलेगा कि मैं आपका लेवल कहाँ पे उठा दूँ। जैसे ये सवाल आए Q/M वाले, आपको पता भी नहीं चला कि Q/M पढ़ाते पढ़ाते मैंने दो अच्छे सवाल भी करा दिया, ठीक है। तो ऐसे ही हम आगे और बढ़ते रहेंगे धीरे धीरे। चलो
बाय, कल मिलते हैं फिर, दूसरी क्लास ले लो आप, ठीक है। चलो बाय बच्चों, बाय। बाय सर। बाय सर। टाटा सर।